प्रकाश के परावर्तन चैप्टर पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण को कंसेप्ट समझेंगे। तो गोलीय दर्पण समझते क्या है? देखिए गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या होता है? या तो ये बाहर से कलर रहेगा या अंदर से कलर रहेगा, या तो अंदर से कलर रहेगा यानी कि या बाहर से क्या होगा कलर रहेगा। तब देखिए अब इसको हम दो भाग में काटते हैं। अगर दो भाग में दोनों को काटते हैं तो देखिए दो पार्ट बनेगा। इसका कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। बाहर इसका पृष्ठ क्या है? कलर किया हुआ है। और अगर इसको हम देखते हैं तो देखिए इसका अंदर भाग का क्या है? पृष्ठ हुआ है। तो अगर इधर कलर कर देते हैं तो इधर से दिखाई देगा ये इसका पृष्ठ हुआ है, जिससे हम देख सकते हैं। तो ये धंसा हुआ है। कैसा है? धंसा हुआ है। और इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ उबड़ा हुआ है। उबड़ा हुआ है। तो एक गोलीय दर्पण के दो भाग बन सकते हैं। एक हो सकता है जिसका पृष्ठ धंसा हुआ हो और एक हो सकता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उबड़ा हुआ हो। दो सदा हो सकता है। अब देखिए ये कलर किया हुआ तो इधर के अपना चेहरा देख सकते हैं और इधर के अंदर कलर किया हो तो इधर का चेहरा देखते हैं। तो जो धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ रहेगा, जो धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है। और जिसका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ देखिए ये उबड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो हम लोग एक बात समझिए, एक गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट जा सकते हैं। पहला कि एक अगर अंदर से कलर कर देते हैं तो इसका पृष्ठ कैसे हो जाएगा? उबड़ा हुआ। अगर बाहर से कर देते हैं तो इसका पृष्ठ कैसे हो जाएगा? धंसा हुआ। तो धंसा हुआ और उबड़ा हुआ के हिसाब से दो भाग में बांट सकते हैं। अगर पृष्ठ उसका उबड़ा हुआ है तो बोलेंगे क्या? उत्तल दर्पण है। अगर वो इसका परावर्तक पृष्ठ जो पृष्ठ है क्या हो? धंसा हुआ है तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण। ये पृष्ठ हुआ और इस सतह का इधर कलर है, इधर बिना कलर है, इधर के वस्तु के देख सकते हैं, मिरर है तो इसका पृष्ठ धंसा हुआ है। तो अवतल हुआ, एक उत्तल हुआ। लेकिन देखिए गोलीय दर्पण समझ में आया? गोलीय दर्पण क्या होता है? उसका पृष्ठ कैसा हो सकता है? धंसा हो सकता है या उबड़ा हुआ हो सकता है। अंदर की ओर या बाहर की ओर, दो तरह के हो सकता है। इसलिए इसको दो प्रकार के बांटते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए अवतल दर्पण में कुछ पॉइंट होता है और उत्तल दर्पण में कुछ पॉइंट आएगा। जैसे आपको पी आएगा ध्रुव के बारे में, ठीक है, ध्रुव बोलते हैं। और सी आएगा वक्ता केंद्र आएगा, ठीक है। आर आएगा वक्ता त्रिज्या आएगा। ये सब क्या होता है ये देखना है। और एफ आएगा फोकस आएगा, फोकस। और एफ आएगा फोकस दूरी आएगा। और फोकस आएगा। ये सब कंसेप्ट समझ। एक द्वारक होता है, द्वारक। ये कंसेप्ट समझना, ये दर्पण में कहाँ कहाँ अवस्थित होता है। ध्रुव के बारे में, वक्ता केंद्र के बारे में और वक्ता त्रिज्या के बारे में, फोकस के बारे में और फोकस दूरी के बारे में और द्वारक के बारे में क्या होता है। तो दर्पण के अंदर होता है। तो इसको हम समझते हैं पहली बारी से। ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। हम देख लिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ लिए। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। तो देखिए ये है अवतल दर्पण। ये इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ है? धंसा हुआ है। तो ये हुआ अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। और एक और बनाते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? उबड़ा हुआ है। उबड़ा हुआ है तो यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण याद करने का तरीका उसे उत्तल, उसे उबड़ा हुआ। तो जिसका पृष्ठ उबड़ा हुआ रहेगा वो उत्तल दर्पण और अवतल जिसका धंसा हुआ रहेगा। अब देखिए हमको पहले समझना है इसमें ध्रुव पोल समझना, आखिर पोल क्या होता है। तो पोल देखिए, अब देखिए ये अवतल दर्पण है। अब ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ होगा। परावर्तक पृष्ठ के कोई एक मध्य बिंदु होगा ना, कोई मध्य बिंदु बीच में कोई होगा ना एक। तो मध्य बिंदु में कहाँ है? यहाँ मान लीजिए यहाँ आ गया इसका मध्य बिंदु। तो अवतल दर्पण या गोलीय उत्तल दर्पण में मध्य बिंदु के पृष्ठ को जो केंद्र में इसका बीच का केंद्र होगा या दोनों का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु क्या होगा? एक बिंदु होगा, उसको बोलते हैं
पी, पी को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो ध्रुव आपको समझ में आ गया। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र आएगा, केंद्र मतलब बीच में आएगा, तो उसको बोलते हैं ध्रुव यानी पोल। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जिसका परावर्तक सरस्ट के बीच का एकदम बीच में होगा, कौन होगा? ध्रुव होगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वैसे बनेगा, पोल कहाँ बनेगा? ये दोनों के बीच में, यानी कि केंद्र कहाँ हुआ? यहाँ। इसके लिए पी यहाँ हो जाएगा, ध्रुव यहाँ बनेगा। तो ये दोनों के बीच लाइन में जो होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। यानी कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बोलिए या परावर्तक पृष्ठ के बीच में जो केंद्र अवस्थित होता है उसको बोलते हैं पोल। तो ये अवतल दर्पण के लिए यहाँ हुआ, ये उत्तल दर्पण के लिए हुआ, ये अवतल दर्पण के लिए। तो पोल समझ में आ गया है। अब देखिए क्या ध्रुव क्या परावर्तक पृष्ठ पर स्थित है या परावर्तक पृष्ठ से बाहर स्थित है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो ध्रुव है परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि ध्रुव होता है जो परावर्तक पृष्ठ पर अवस्थित होता है। अब हम ध्रुव समझ लिए, अब समझना है वक्ता केंद्र। क्या समझना है? वक्ता केंद्र। तो वक्ता केंद्र समझने के लिए एक चीज देखिए, ध्रुव को हम पी से लिखते हैं, ठीक है? तो ध्रुव आपको पूछा जाए क्या है, तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु या परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। उत्तल और अवतल दोनों के लिए है। अब समझना हमको वक्ता केंद्र। क्या समझना है? वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र को सी से लिखते हैं। अब देखिए ये हम जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण एक गोलीय भाग का है, गोलीय दर्पण का भाग ही है। अब देखिए इसको गोलीय अगर करते हैं, मिलाते हैं गोल कर, तो ऐसा गोल बनेगा, ऐसा गोल बनेगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसका एक केंद्र होगा, एक केंद्र में इसका केंद्र होगा ना, इसी केंद्र को बोलते हैं सी, वक्ता केंद्र बोलते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के जो केंद्र होगा, यानी गोलीय दर्पण जो केंद्र होगा उसको कहते हैं वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। क्योंकि जो दर्पण है ये गोलीय दर्पण का भाग है, और गोलीय दर्पण के भाग में एक क्या होता है? केंद्र होता है। एक वृत्त में केंद्र होता है ना, इसी को बोलते हैं वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। लेकिन हमको ये चीज देखना है, ये जो वक्ता केंद्र है केंद्र में अवस्थित होता है गोलीय दर्पण, उसको क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। अब देखिए वक्ता त्रिज्या क्या होता है, देखिए तो वक्ता त्रिज्या समझने के लिए देखिए पहली बात, अब देखिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के केंद्र होगा जिसको बोलेंगे वक्ता केंद्र, उसको सी से लिखते हैं। अब ये केंद्र है तो इसका एक गोलीय दर्पण का एक त्रिज्या भी होगा, त्रिज्या भी होगा ना, तो इसको बोले गोलीय दर्पण का त्रिज्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र है तो केंद्र के एक त्रिज्या होगा, क्योंकि गोला है तो गोला में क्या होगा? त्रिज्या भी होगा, तो जिसको बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। इसको आर से लिखते हैं। किसको लिखते हैं? आर से। तो देखिए वक्ता त्रिज्या कहाँ से होगा? ये वक्ता केंद्र और पोल के बीच, वक्ता केंद्र और पोल के बीच में होगा, इसको आर से सूचित करते हैं। तो वक्ता त्रिज्या क्या होता है? सिंपल भाषा में किसी गोलीय दर्पण में एक क्या होता है? त्रिज्या होता है। गोलीय दर्पण में केंद्र होगा और केंद्र होगा तो एक त्रिज्या भी होगा, और त्रिज्या होगा एक छोटा सा भाषा है द्वारका। क्या बोलते हैं? द्वारका। देखिए द्वारका है, ये गोलीय दर्पण का भाग है, तो इसका व्यास भी होगा, ये व्यास होगा ना, व्यास होगा ना, तो इस व्यास की लंबाई को ही बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। तो द्वारक कुछ नहीं है, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ के व्यास की लंबाई को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। और त्रिज्या को बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। ठीक है, तो अलग अलग हम द्वारक भी समझ लिए। तो देखिए द्वारक, इसमें भी द्वारक कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर ही हो जाएगा। द्वारक क्या होता है? तो किसी परावर्तक पृष्ठ के व्यास की लंबाई क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो द्वारक और त्रिज्या हम समझ गए। तो आप समझना है फोकस और फोकस दूरी समझना है। क्या समझना है? फोकस और फोकस दूरी। फोकस से पहले हम पढ़ते हैं मुख्य अक्ष। क्या पढ़ते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? क्या होता है? मुख्य अक्ष समझते हैं। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। हम देखे थे गोलीय दर्पण का क्या था? वक्ता केंद्र था, गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, उसे वक्ता केंद्र कहते हैं। अगर वक्ता केंद्र और जो ध्रुव है, अगर इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचे, क्या खींचे? काल्पनिक रेखा खींचे, तो इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अगर हम वक्ता केंद्र से या इससे बाहर से भी वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में काल्पनिक रेखा खींचे,
तो इस अक्ष के बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है? सिंपल भाषा में, ठीक है, तो वक्ता केंद्र से और ध्रुव के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचने की कल्पना किया जाए तो उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष से तुलना किया जाता है। अगर ऊपर रेखा जाएगा और नीचे जाएगा, इससे ही तुलना करते हैं। इससे भी आएगा तो इससे तुलना करेंगे। यहाँ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष समझ में आ गया कि हम वक्ता केंद्र और दूर के बीच में क्या करते हैं? एक काल्पनिक रेखा की कल्पना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। लेकिन मुख्य अक्ष हम समझते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या करते हैं? एक काल्पनिक रेखा खींचने क्या करते हैं? सोचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बारे में एक बात और याद रखिएगा, बात याद रखना है, ये जो मुख्य अक्ष होता है ना, ये ध्रुव पर अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। अभिलंब होता है, यहाँ पर ही अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। तो मुख्य अक्ष किस पर अभिलंब होता है? तो ध्रुव पर अभिलंब होता है। इतना है, मुख्य अक्ष समझ गए। अब समझना है हमको फोकस। क्या समझना है? फोकस। फोकस क्या होता है? अभी हम जस्ट मुख्य अक्ष समझ गए। तो मुख्य अक्ष समझ गए, तब मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक ना, समांतर रेखा गुजारते हैं, एक किरण गुजारते हैं। क्या गुजारते हैं? किरण। ऊपर भी और नीचे भी गुजारते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर गुजारते हैं तो ये आपतित हुआ, उसके बाद परावर्तित होगा, तो इससे यहाँ से ये क्या कर दिए? किरण गुजार दिए। क्या गुजार दिए? किरण गुजार दिए। क्या गुजार दिए? किरण। अब देखिए, ये आपतित हुआ तो परावर्तित होगा, क्योंकि दर्पण है, तो ये सारा बिंदु है ना, एक पॉइंट पर आकर मिलेगा। ये क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। ये आपतित हुआ, परावर्तित हुआ। ये भी आगे क्या हुआ? परावर्तित हुआ। ये भी आकर क्या हुआ? परावर्तित हुआ। और ये भी आपतित हुआ तो फिर परावर्तित होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। तो ये अवतल दर्पण है। तो हम अभी फोकस समझ रहे हैं, तो फोकस क्या होता है वो समझते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, समांतर आपतित, ये आने वाला किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाला को परावर्तित किरण करते हैं। तो आपतित के बाद जो परावर्तित होगा, एक बिंदु पर क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा, मतलब काटने वाला लगेगा, बिंदु पर मिलेगा। जो बिंदु पर मिलेगा ना, इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो देखिए, ये अवतल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद क्या होता है? एक बिंदु पर क्या होता है? फोकस होता है। एक केंद्र पर क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है। तो जितना भी समांतर किरण था, ये मुख्य अक्ष पर क्या होता है? एक बिंदु पर क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है, मिलता है। तो इसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलेंगे अवतल दर्पण का फोकस। तो देखिए, अवतल दर्पण का फोकस होता है क्या? ये सारा बिंदु क्या होता है? एक जगह मिल जा रहा है। क्या होता है? मिल जाता है, मतलब किरण को एक इकट्ठा करता है। तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण का क्या कर दिया? एक जो ला के रख दिया, तो इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है अवतल दर्पण के अभिसारी। अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को ही दूसरा नाम अभिसारी, मतलब एक जगह आ गया किरण। क्या क्या? एक जगह क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। परावर्तन के बाद क्या होता है? एक जगह बिंदु पर होता है। तो ये हो गया फोकस। क्या हुआ? फोकस। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी, क्योंकि किरण को क्या करता है? अभिसारित कर दे रहा है। क्या कर रहा है? अभिसारित कर रहा है। एक जगह बिंदु पर क्या कर? इकट्ठा कर रहा है। यहाँ से आया, यहाँ से आया और यहाँ से आया, एक जगह क्या कर दे? इकट्ठा मिला दिया, तो अभिसारित करते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो ध्यान दीजिए, अब उत्तल दर्पण के फोकस क्या होगा? तो देखिए, ये उत्तल दर्पण है, तो ये पोल था और ये क्या था? वक्ता केंद्र था। अब देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। तो अगर देखते हैं, ये प्रधान, ये वक्ता त्रिज्या, इस वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र है। अब देखिए, इससे मुख्य अक्ष के समांतर गुजरा। कभी हुआ? समांतर गुजरा। तो देखिए क्या होगा? ये फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। ये क्या होगा? फैलेगा। ये क्या होगा? फैलेगा। और ये पीछे जाके मिलेगा। पीछे जाके एक जगह क्या होगा? पीछे जाके एक जगह क्या होगा?
प्रतीत होगा, लगेगा कि पीछे कहीं से निकल रहा है या कहीं जाके मिल रहा है। तो इसके लिए उत्तल दर्पण के जो फोकस होता है ना, दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के क्या होता है? पीछे होता है। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है? दर्पण के क्या होता है? सामने बनता है। तो ये अंतर होता है। तो ये लगता है पीछे से क्या होता है। तो देखिए अवतल दर्पण में किरण क्या फैल रहा है, क्या हो रहा है? फैल रहा है। क्या होता है? अपसारित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपसारित। इसीलिए उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण लग रहा है कि किसी केंद्र बिंदु से निकल के फैल रहा है, अंदर से क्या लग रहा है? अंदर से निकल के कहीं फैल रहा है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। लेकिन इसका फोकस क्या होता है? दर्पण का पीछे होता है। लेकिन अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? सामने बनता है। क्या बनता है? सामने। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस देख लीजिए। उत्तल दर्पण में फोकस क्या देखते हैं कि आती हुई क्या होता है? प्रतीत होता है। और एक जाके क्या होता है? मिलता है। ये लगता है अंदर से निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये आके मिल जाता है तो एक जगह कर देता है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। ये क्या करता है? फैलाता है। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। तो ये फोकस इसका हुआ, ये अवतल दर्पण का फोकस हुआ। ठीक है, अब समझना है फोकस। तो फोकस हम लोग समझ गए। फिर से फोकस को हम एफ से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ से। फोकस को किससे लिखते हैं हम? एफ से। तो फोकस हम समझ गए। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होते हैं, अपवर्तन के बाद परावर्तन जिस बिंदु पर क्या होता है? मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होता है? प्रतिच्छेद करती है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो फोकस को एफ से लिखते हैं। अब समझना है हमको फोकस दूरी। फोकस हम पढ़ लिया। फोकस दूरी समझना है। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, इसी को फोकसांतर भी बोलते हैं। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस को एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से। फोकसांतर भी इसी को बोलते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है? देखिए अभी हम फोकस देखें और ध्रुव देखें, इसी के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकसांतर। तो फोकस दूरी किस होता है? फोकस और ध्रुव के बीच। किसके बीच में? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। अगर इसका मात्रक पूछे तो मीटर होता है, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो फोकस दूरी का अगर मात्रक पूछे तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो हम लोग फोकस दूरी भी पढ़ लिए। क्या समझ लिए? फोकस दूरी भी पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? फोकस दूरी भी समझ लिए। अब द्वारक वही बताए थे। जैसे गोलीय दर्पण है तो इसमें केंद्र होगा जिसको वक्ता केंद्र कहेंगे, एक त्रिज्या होगा जिसको वक्ता त्रिज्या कहेंगे, और एक व्यास होगा। तो परावर्तक पृष्ठ का, जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, उसको व्यास होगा, है ना, एक व्यास होगा। इसी को व्यास को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। तो इसका देखिए द्वारक यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एक व्यास होगा तो इसको बोलेंगे द्वारक। इसको यहाँ से यहाँ, अगर मान लीजिए एम है और ये एन है तो एम एन एक क्या है? द्वारक है। तो द्वारक क्या होता है? सिंपल भाषा में व्यास याद रखिएगा। किसी गोलीय दर्पण में क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का क्या होता है? द्वारक होता है। तो द्वारक भी हम समझ लिए। अब सारा पॉइंट समझ लिए। एक पॉइंट और समझते हैं और फिर से अब मिटा के अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम परिभाषा सबको लिख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक ये बना रहे हैं, इसका कौन सा दर्पण है? इसका परावर्तक पृष्ठ क्या दशा हुआ? तो अवतल दर्पण होगा। और देखिए अब इसको अंदर से कलर कर दी, इसका परावर्तक संकेत उभरा थी, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा। अब देखिए ये पोल है, ध्रुव है, जो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु होता है, ये सतह पर स्थित होता है। अब देखिए ये क्या है? वक्ता केंद्र होगा। केंद्र गोलीय भाग का दर्पण केंद्र होगा जिसको वक्ता केंद्र कहेंगे। एक क्या होगा? ये वक्ता केंद्र, इसके बीच में क्या होगा? आर, दूरी, जो वक्ता त्रिज्या बोलेंगे, है ना। और ये क्या? मुख्य अक्ष है। काल्पनिक रेखा खींचे गई सी से और पी के बीच में मुख्य अक्ष। और परावर्तन के बाद क्या होगा? एक बिंदु पर मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। फोकस हो गया, ये फोकस हो गया हमारा। और एफ कौन होगा? तो फोकस और ध्रुव के बीच में दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस। आप ध्यान दीजिए, और आर और एफ में कुछ संबंध है। क्या संबंध में? देखिए, और आर और एफ में क्या संबंध है, ये संबंध देख लेते हैं। रिलेशन क्या होता है? संबंध देखिए, एफ फोकस और ध्रुव के बीच है, और
वक्ता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी समान है, जितना इतनी दूरी रहेगा ना उतना दूरी उतना ही रहेगा। तो एफ आर के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो आर बराबर होता है 2f, क्या समझ होगा, आर बराबर 2f होता है। आर बराबर क्या होता है 2f। तो ये वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में समान है, आर बराबर 2f। आर बराबर क्या होता है 2f। तो फोकस से लेके ध्रुव के बीच फोकस दूरी होगा, या वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में दूरी क्या होगा, फोकस होगा। तो 2f ये आर वक्ता त्रिज्या क्या होगा, सी से पी के दूर तक पूरा आर है, तो आर बराबर 2f बराबर होगा, आर बराबर 2f। अगर f का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, आर बटे 2। तो ये संबंध आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से जितना हम पढ़ा है उसको एक बार में परिभाषा हम लिख देते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम अवतल दर्पण के प्रतिबिंब देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए हम गोलीय दर्पण हम पढ़े थे, उसका एक बार परिभाषा देख लीजिए। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, परावर्तक पृष्ठ क्या गोलीय है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो सकता है या बाहर की ओर हो सकता है, अंदर के भी हो सकता है परावर्तक पृष्ठ और बाहर के भी हो सकता है। तो इसीलिए गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटते हैं। तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर, है ना, अर्थात किधर हो, गोले के केंद्र की ओर हो। जैसे ये गोला है तो इसको बाहर की ओर, इसे देखिए ये अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ यही होता है जिसे हम जिस तरफ से हम देखते हैं वो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, जिसे किरण लौट जाता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। और जो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या अंदर की ओर, देखिए इसके परावर्तक पृष्ठ है ना अंदर की ओर है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है। गोले के किधर होता है, गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, देखिए गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, ठीक है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो गोले के केंद्र की ओर कौन होता है, ये देखिए वक्रित हुआ है ना, तो अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण, इसको आप सारी दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या बाहर, देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर है ना, परावर्तक पृष्ठ बाहर है, अंदर से क्या है कलर किया हुआ बाहर। तो वह गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण क्या वक्रित है, तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, ठीक ना, परावर्तक बाहर की ओर जिसकी ओर हम देखते हैं तो होता है अब उत्तल दर्पण। और वह गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या, अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित हो, देखो वक्रित है ये, तो ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए ध्रुव और वक्ता के परिभाषा का, ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ केंद्र होगा उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। दर्पण के पृष्ठ पर कौन स्थित होता है, ध्रुव। दर्पण के पृष्ठ पर कौन होता है स्थित, ध्रुव। ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु कौन होगा, तो इसको बोलते हैं ध्रुव। तो ये हुआ ध्रुव, इसको पी से लिखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए कौन सा दर्पण के पृष्ठ पर अवस्थित है, परावर्तक पृष्ठ पर ध्रुव, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो वक्ता केंद्र समझते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, एक गोले का भाग है तो उसका क्या हुआ, केंद्र हुआ, उसी केंद्र को बोलते हैं वक्ता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ है क्या होता है, गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। इसको सी से निरूपित करते हैं, मतलब सी से सूचित किया जाता है। देखिए वक्ता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, वक्ता केंद्र दर्पण का भाग नहीं, देखिए इसके बाहर स्थित है, दर्पण के क्या बाहर स्थित है। तो खोजेगा निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का भाग नहीं, तो वक्ता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। अब देखिए वक्ता केंद्र उत्तल और अवतल में कहाँ बनेगा, अवतल और उत्तल में कहाँ बने, तो अवतल में सामने बनेगा, उत्तल में पीछे बनेगा। तो ये नोट मिलेगा, यह परावर्तक पृष्ठ से बाहर स्थित होता है, पृष्ठ पर नहीं होता बाहर होता है, ठीक है। अगला है अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। ये अवतल दर्पण है, अवतल के सामने होता है, ये उत्तल का क्या होता है, पीछे होता है। तो ये बात है। अगला नोट, उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। तो वक्ता केंद्र को बारे में याद रखना है कि दर्पण का भाग नहीं होता, ये पृष्ठ पर नहीं होता है, ठीक ना, सामने होता है। और अवतल दर्पण के सामने होता है, उत्तल दर्पण के पीछे होता है। ये आपको याद रखना है वक्ता केंद्र के बारे में, ठीक है। अगला समझना है हमको, अगला पॉइंट समझना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग वक्ता त्रिज्या के इसको परिभाषा करते हैं, वक्ता त्रिज्या को परिभाषित करते हैं, ठीक है। वक्ता त्रिज्या क्या परिभाषित है, तो वक्ता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस त्रिज्या को दर्पण क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या।
गोलीय दर्पण का भाग है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का क्या है भाग है उसके त्रिज्या के दर्पण के क्या होगा वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। वक्ता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। किसको सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। जैसे देख लीजिए एक केंद्र था और इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ है एक त्रिज्या हुआ और इस त्रिज्या की दर्पण को क्या कहते हैं वक्ता त्रिज्या। तो ये तो गोलीय दर्पण को परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, किसी गोले का भाग है ना इसका पृष्ठ गोलीय दर्पण का और उसकी त्रिज्या, अब इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगा वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको आर से सूचित करते हैं यानी निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष बताए थे ये पोल और वक्ता केंद्र के बीच में काल्पनिक रेखा खींचने की कल्पना की जाती है। जो कल्पना की जाती है उसे क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को कल्पना मतलब कल्पना की जाती है और दर्पण के क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए ये भी यही मुख्य अक्ष हुआ, यही वक्ता त्रिज्या होगा। अगर हम इसको कल्पना खींच दिए तो ये मुख्य अक्ष हो गया, यही वक्ता त्रिज्या होगा। ठीक है, तो लेकिन देखिए मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य अक्ष हुआ नहीं सीधी रेखा खींचे, सीधी रेखा जब खींचे तो इस पर ध्रुव पर क्या होता है लंब होता है अभिलंब। तो ये गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना दर्पण क्या कहलाता है मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, ध्रुव पर अभिलंब होता है। अगर क्वेश्चन में आए ऑब्जेक्टिव में कि मुख्य अक्ष किस पर अभिलंब होता है तो ध्रुव पर क्या होता है अभिलंब। देखिए ये अवतल दर्पण है, इस पर क्या अभिलंब है, ये उत्तल दर्पण इस पर क्या अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक है, तो हम लोग मुख्य अक्ष पढ़ लिया और फोकस पढ़ना है और फोकस दूरी और द्वार का उसका परिभाषा करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तो बोलेंगे अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। तो अवतल दर्पण के कुछ किरण आपतित हो रही है और आपतित किरण हो रही है और परावर्तित किरण अब आपतित होगी उसके बाद परावर्तित होगी। परावर्तित होने के बाद तो और परावर्तित किरणें सभी दर्पण के मुख्य अक्ष पर, सभी दर्पण है क्या हो रहा है मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल रही है। देखो एक बिंदु पर क्या हो रही है मिल रही है, परावर्तित के बाद क्या हो रहा है एक बिंदु पर मिल रही है। तो मिल रही है बिंदु पर क्या हो रहा है मिल रही प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद क्या करती है यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर काटती है ना। तो यह बिंदु अवतल दर्पण का क्या होगा मुख्य फोकस। तो ये बिंदु अवतल दर्पण का फोकस कहलाएगा, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा परावर्तन के बाद। अब इसी तरह उत्तल दर्पण का फोकस होगा। तो उत्तल दर्पण के देखो क्या है उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर खींच दिए समांतर परावर्तित किरण। तो उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरण कुछ किरणें आपतित हो रही है। देखो किरण आपतित हो रही है जा रही है तो आपतित किरण है। उसके बाद क्या होगा परावर्तित होगा। क्या होगा परावर्तित होगा। तो देखो ये परावर्तित हो जाएगा इस दिशा में और ये होगा परावर्तित इस दिशा में होगा। ठीक है, और इसका परावर्तित की हो जाएगा इस दिशा में और इसका परावर्तित होगा इस दिशा में। अब इसके पीछे से अगर मिला देंगे एक बिंदु पर, इससे पीछे इसको मिला देंगे तो लगेगा ना कि पीछे से कोई से निकल रहा है। तो देखो ये लिखा है। तो उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरण कुछ किरणें आपतित हो रही और परावर्तन किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई। तो मुख्य अक्ष ये हुआ एक बिंदु पर क्या हो आती हुई प्रतीत होता है। यहाँ पर क्या हुआ आती हुई प्रतीत होता है तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो यह बिंदु उत्तल दर्पण का क्या मुख्य फोकस कहलाता है। तो देखो यहाँ पर आती हुई प्रतीत होता है, यहाँ आती हुई प्रतीत नहीं होता लेकिन उत्तल दर्पण में होता आती हुई प्रतीत होता है। लगता है अंदर से कहीं से निकल रहा है किरण। अब अवतल दर्पण में क्या हो एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में याद रखना है कि परावर्तित किरण के बाद क्या होता है उसको एक बिंदु पर आती हुई बिंदु से लगता है एक बिंदु से कहीं से निकल रहा है किरण। तो उत्तल दर्पण का फोकस हुआ, आइए अवतल दर्पण का फोकस हुआ। और अब पॉइंट बच गया है वो समझते हैं फोकस दूरी समझते हैं। क्या समझते हैं फोकस दूरी।
आगे हम लोग फोकस दूरी को परिभाषित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। जैसे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी में क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में। इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अगर इसका मात्रक पूछ ले क्या होता है तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो फोकस दूरी का मात्रक पूछ ले तो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। तो अब देखिए द्वारक FCR। देखिए द्वारक क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय होता है। गोलीय दर्पण है तो उसका पृष्ठ भी गोलीय होगा। ठीक है। एक सतह निकला धंसा रहेगा, एक सतह क्या है? उभार रहेगा। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश क्या होता है? गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ के इस एक वृत्ताकार सीमा रेखा होगा। अब गोलीय है ये क्या है? गोलीय है तो एक वृत्ताकार सीमा होगा और इस सीमा का एक व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा। उस व्यास को बोलते हैं द्वारक। तो देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा को व्यास, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब देखिए वृत्ताकार है और इसका एक व्यास होगा ना, तो यहाँ से यह क्या हुआ? ये तो ध्रुव हुआ और ये यहाँ से यह एक व्यास होगा। जैसे इधर से मिलाते हैं, ये वक्ता त्रिज्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ? व्यास होगा। तो उसको बोलते हैं द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। जैसे देखिए ये गोलीय दर्पण है और इसका व्यास कौन होगा? यहाँ से यहाँ M क्या है? यहाँ पर व्यास है। अगर ऐसे करते हैं तो ये यहाँ से रेखा खींचते तो व्यास आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं द्वारक। तो आप इससे पूछे द्वारक क्या है तो व्यास की लंबाई, परावर्तक पृष्ठ के जो व्यास होगा उसको क्या बोलते हैं? द्वारक। तो ये द्वारक हो गया, फोकस दूरी हो गया। और हमको R/2F का संबंध देखना है, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध देखना है, तब टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये लास्ट बिंदु है, लास्ट बिंदु को परिभाषा करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं इससे। तो हमको अब समझना वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध समझना है, यानी R और F में संबंध देखना है। तो देखिए R और F में क्या देखना है? संबंध देखना है। तो देखिए ये हम वक्ता त्रिज्या जानते हैं, जो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच को होता है त्रिज्या R से, और फोकस दूरी हम जान गए कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दोनों में क्या संबंध है? तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में F है और C और P के बीच में दूरी क्या है? वक्ता त्रिज्या है। तो इन दोनों में संबंध देखना है। अगर F और E के बीच में F है तो और C और F के बीच में क्या होगा? EFB होगा। क्या होगा? F। जितना दूरी फोकस से ध्रुव के बीच में होता है उतना ही दूरी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में होता है। तब देखिए R बराबर क्या हो जाएगा? एगो F क्या गो F? तो R बराबर क्या हो जाएगा? F प्लस F, यानी कि R बराबर क्या आएगा? 2F। क्या आया? 2F। तो ये दोनों में संबंध हुआ। तो वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या हुआ? संबंध। तो इसका मतलब ये हुआ R किसके दुगुना हुआ? ये फोकस दूरी का क्या होता है? R दुगुना होता है। इसका क्या होता है? दुगुना होता है। यही संबंध है। क्या है? दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि फोकस दूरी है इसका आधा होता है। इसका अगर देखिए इन्हें गुना इन्हें दिखाएगा भाग में, तो R बराबर क्या हो जाएगा? बटे में 2। तो ये दूसरी भाषा में बोल सकते हैं। R फोकस दूरी क्या होता है? दुगुना होता है। दूसरी भाषा में बोलेंगे फोकस दूरी होता है जो वक्ता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। तो ये दोनों में संबंध याद रखना, R बराबर 2F, इसी से F बराबर R/2 हो जाएगा। देखिए वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए, ये द्वारक हम पढ़े थे यहाँ से व्यास को, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। छोटे द्वारक के लिए बात करें, छोटा गोलीय दर्पण होता है तो उसके लिए। तो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। देखिए वक्ता त्रिज्या होता है जब फोकस से क्या होता है? दुगुनी। ये फोकस से क्या है? दुगुनी है। 2F बराबर है ना? दुगुनी। यही संबंध निकला, अर्थात संबंध क्या निकला? R बराबर 2F होता है। इसका दूसरा भाषा में क्या लिख सकते हैं? F बराबर R/2। F इसको भाग में ले जाएगा तो R/2 हो जाएगा, तो F बराबर 2/2। तो आपको याद रखना है कि वक्ता त्रिज्या है सो फोकस दूरी से क्या होता है? दुगुना होता है। तो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होता है? दुगुना होता है। ये आपको संबंध दर्शाता है। तो ये याद रखना, वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होता है? दुगुना। दूसरी भाषा में बोलेंगे कि वक्ता त्रिज्या जो फोकस दूरी है ना, वक्ता त्रिज्या का आधा होता है, लेकिन वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है? दुगुना होता है। देखिए यहाँ पर से दुगुना है ना, इसका बराबर दुगुना, लेकिन ये फोकस दूरी है त्रिज्या क्या? आधा।
दोनों बात याद रखना है। यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, एक बात आप याद कर लीजिए। अब देखो ये दोनों क्या दर्शाता है, आखिर ये दोनों क्या दर्शा रहे हैं, जो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी क्या कुछ दर्शा रहा है। तो ध्यान दो, ये एफ है, जितना दूरी इतना है, इतना दूरी ये है, तो मध्य में क्या है फोकस, यानी कि हमको ये दिखा रहा है कि फोकस बीच में है, यानी कि वक्ता के ना दूर के बीच में पॉइंट में क्या है फोकस। ये समझ, जितना दूरी इधर है इतना दूरी इधर है, यानी कि मतलब समान दूरी पर है, इधर जितना ही दूरी इधर होगा इतना दूरी इतना, यानी कि हमको ये संबंध दर्शा रहा है कि वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में मध्य बिंदु फोकस को दर्शाता है, मध्य बिंदु को फोकस करते हैं। तो देखिए दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, जो मुख्य फोकस है एफ, मुख्य फोकस उसके ध्रुव और वक्ता केंद्र के मिलने वाली रेखा मध्य को बिंदु होता है। तो फोकस होता है, क्या होता है फोकस, फोकस हम पढ़ चुके हैं। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलने वाली मध्य रेखा को दर्शाते हैं, क्या लगता है बीच में। तो दूसरी परिभाषा हो सकता है मध्य बिंदु। फोकस दूरी का अगर दूसरी परिभाषा बनाना हो तो क्या बना सकते हैं, तो किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाले रेखा मध्य बिंदु होता है। तो ये दोनों में संबंध क्या दर्शाया, R बराबर 2F क्या संबंध दर्शाया, तो संबंध ये दर्शाया कि वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु को क्या दर्शाता है, फोकस कहते हैं। तो ये संबंध दर्शाता है, ये लिखिए। और ये हो गया हम लोग गोलीय दर्पण को कंसेप्ट समझ लिए, R समझ गए, C समझ गए, P समझ गए, द्वारक समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए, और दोनों में संबंध समझ लिए। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, अब देखते हैं आप कितना बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, वक्ता त्रिज्या, क्षमता का वैधकार, फोकस दूरी या द्वारक। तो बताना परावर्तक पृष्ठ किसके समान होता है, तो द्वारक के समान, किसके, द्वारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। और 5 वो क्वेश्चन है जो पहले आसान वाला वो वाला आपसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन है 5 नंबर कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कौन विकल्प सही है, सही बताना है। किसके बारे में, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, मुख्य अक्ष के बारे में। तो ऑप्शन सुनिए, एक ऑप्शन है यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, मुख्य अक्ष के बारे में बोल रहा है कि दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। दूसरा ऑप्शन, यह दर्पण के पृष्ठ के समांतर होता है, यह दर्पण के किनारे पर स्थित होता है। तो मुख्य अक्ष किस पे अभिलंब होता है, ध्रुव पर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पढ़े हम चुके हैं। अब देखिए, अब इसमें आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में बोला है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। और 3 को कथन दे रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर से दे रहे, कौन सही नहीं हो बताना है। यह सदैव मुख्य अक्ष पर होता है, क्या मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो देखिए मुख्य फोकस के बारे में बताए थे, ये है, और ये मुख्य अक्ष है ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो ये पर क्या करता था, अभिलंब करता था। तो क्या ये सदैव हमेशा किस पर होता था, यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो देखिए मुख्य फोकस सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, इसका मतलब ये कथन सही है। हमको बताना कौन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन देखिए ए में केवल 1, ये तो सही है। ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 3 और केवल 2 और 3 है। तो कौन सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कथन सही है, यह सदैव मुख्य अक्ष पर होता है, ये मुख्य अक्ष पर होता है मुख्य फोकस। और देखिए ए कहाँ है, एक यहाँ, ये भी नहीं होगा, ए और बी नहीं होगा, या तो सी होगा इसका आंसर या डी होगा, यही ना। तो सी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तीसरा है मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण के परावर्तन के बाद
दर्पण के परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है, सभी आपतित किरण मिलती है परावर्तन के बाद, ये कथन उल्टा दे दिया है। दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए मुख्य फोकस वह बिंदु जहाँ दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद नहीं, दर्पण के अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद परावर्तन बिंदु मिलता है। तो ये कथन उल्टा दे दे, परावर्तन के बाद सभी दर्पण आपतित किरण मिलती है। क्या होना चाहिए यहाँ, अपवर्तित किरण के बाद सभी परावर्तन किरण मिलते, अपवर्तित हुआ और यहाँ जाके परावर्तित किरण क्या होता था, मिलता था। तो ये कथन उल्टा दे दिया है। तो ये 3 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। देखिए परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है। अगर मुख्य अक्ष से गुजारेंगे ना तो इसके समांतर हो जाता है। क्या होता है, समांतर हो जाता है, ये समांतर हो जाता है, ठीक ना। ये बात सही है, लेकिन हमको कौन बताना था, सत्य नहीं है। तो केवल तीसरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन केवल 3 ये आंसर हो जाएगा। 2 और 3 ये तो नहीं होगा, तो 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 क्या है, गलत है, उल्टा दे देते। अगला क्वेश्चन इधर वाला दिखाई दे रहा है या नहीं, देख लेते एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। 3 गो क्या बोलते हैं, 3 गो कथन दिया हुआ है, 3 गो में से कौन सही है वो बताना है, ठीक है, मुख्य फोकस के बारे में। तो कथन 1 है, यह सदा ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच अवस्थित होता है मुख्य फोकस। क्या यह सदैव ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होता है, याद होगा आपको, ये वक्ता केंद्र है और क्या है, ध्रुव है, और इसी के बीच में फोकस स्थित होता है ना। तो ये कथन सही है, यह सदा ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच स्थित होता है, यानी ये कथन सही है। और पढ़ते हैं, ये ऑप्शन यहाँ बी और सी, मतलब बी और सी सही है, ऑप्शन बी है ए और बी, यानी ए बी सही है, ऑप्शन सी है केवल ए सही है, ऑप्शन डी है केवल डी सही, केवल सी सही। तो कौन सही वो बताएं, एक तो सही है, ठीक है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करता है। क्या दर्पण के आकार पर इसकी स्थिति निर्भर करेगा, तो ये गलत बात है। दर्पण के आकार पर निर्भर नहीं करता मुख्य फोकस वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में आकार पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। यह सदा वक्ता केंद्र पर स्थित होता है। क्या मुख्य फोकस सदैव वक्ता केंद्र पर स्थित होता है, नहीं, ये दोनों के बीच में स्थित होता है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, तुमको सही बताना, केवल एक सही है। तो ऑप्शन देखिए, ए में है बी और सी सही है, नहीं ये गलत होगा। ए और बी नहीं, केवल ए, हाँ तो ये सही है, केवल एक सही है, बाकी बात केवल सी ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसमें केवल एक ही कथन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है, एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है, ऑप्शन सुनिए। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ सतह का व्यास ये होता है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी होता है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी होता है, छवि और दर्पण के बीच की दूरी। तो द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सतह का क्या होता है, व्यास होता है। तो ये हो गया। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद। बहुत मेहनत लगता है बनाने में।